वेलकम इन दिस टाइमलाइन सीरीज। अभी तक हम लोग कुल मिलाकर के 10 वर्षों का जो डेटा है ना वो स्टडी कर चुके हैं, यानी 1950 से लेकर के और 1959 तक जितनी भी घटनाएं इंपॉर्टेंट है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज जो है ना वो वर्ष 1960 है और इस सीरीज का 11th ईयर है। ठीक है, तो 1960 में इंडिया क्या था, इंडिया इन 1960, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और इसमें घटित हुई सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं को स्टडी कर लेते हैं। तो जो पहली घटना है उसे देख लेते हैं। पहली घटना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीआरओ की स्थापना हुई थी वर्ष 1960 में। ठीक है, बीआरओ क्या है? इसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन नाम से ही पता चल रहा है कि इनका जो कार्य है ना वो बॉर्डर एरियाज में है। पर कार्य क्या करते हैं ये देख लेते हैं। इनका कार्य जो है ना वो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, सीमावर्ती इलाकों में इनका मूल कार्य है। और उनका रख रखाव करना भी, देखना भी इन्हीं का कार्य होता है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये संस्था कार्य करती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अब चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन है तो इसका महानिदेशक जो है ना वो कौन होता है? तो लेफ्टिनेंट जनरल इसका महानिदेशक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोग जानते हैं, जो सिंधु नदी घाटी सभ्यता जिसको कहते हैं, सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता जन्मी पनपी और फिर बाद में आसपास के इलाकों में फैल गई। तो सिंधु नदी हमारे कल्चर, हमारे जो जियोग्राफी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको लेकर विवाद था। ठीक है, पानी के बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद था। तो ये जो संधि है ना, समझौता, ये वर्ष 1960 में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता इसे कहते हैं। दो नेशंस के बीच में समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के मध्य में। अगर हम बात करें भारत की ओर से तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान के मध्य ये समझौता हुआ था। मीडिएटर कौन था, किसने मध्यस्थता की थी? तो वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इसको लेकर के मध्यस्थता की थी। इस समझौते में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है वो जरा समझ लेते हैं। इस ट्रीटी में क्या तय किया गया था कि कुल मिलाकर के उस रीजन में 6 नदियां हैं। जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में, वहां पर जब ये समझौता हुआ था उस टाइम पर जम्मू और लद्दाख एक ही में था, है ना। और तब कुल मिलाकर के 6 नदियों के बीच बातचीत हुई थी। उन 6 नदियों में से जो ऊपर की 3 नदियां हैं, यानी सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, ठीक है, इन 3 नदियों का जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और जो 20% बचा हुआ पानी है वो भारत यूज़ करेगा। इस समझौते में लिखा गया था। और जो नीचे की 3 नदियां थी उसमें क्या किया गया था कि 80% पानी जो है ना वो इंडिया यूज़ करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। ठीक है, ये समझौता जो है ना रावी, सतलुज और ब्यास नदी पर लागू होगा। तो यानी ऊपर की 3 नदियां जो है ना ये दे दी गई थी पाकिस्तान को 80% पानी यूज़ करने के लिए, और जो नीचे की 3 नदियां हैं ना ये दे दी गई थी भारत को 80% पानी यूज़ करने के लिए। एक बात और याद रखिएगा कि 2 नदियां जो है ना इसमें से सिंधु और सतलुज, ठीक है, ये 2 नदियों की बात कर लेते हैं, सिंधु और सतलुज। इन दोनों नदियों का जो उद्गम है ना एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो ये तिब्बत में इनका उद्गम होता है, मानसरोवर के पास से। ठीक है, कैलाश रेंज है ना वहां पर, उसी के पास में इसका उद्गम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान क्या है ये, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी? देखो, इसका कार्य क्या है कि हिंदी भाषा से संबंधित जो शैक्षणिक कार्यक्रम है वो चलाना, यानी कैरिकुलम जो है ना वो तैयार करना कि हिंदी भाषा को और प्रमोट करने के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में कार्य करना। साथ ही साथ हिंदी का प्रचार करना, प्रसार करना और इस रिसर्च करना, हिंदी के बारे में रिसर्च करना, ये सब इनका कार्य है। तो कहाँ स्थापना की गई थी? तो आगरा में इसकी स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर भी आगरा में ही है। किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मानव संसाधन तथा विकास मंत्रालय के अधीन आता है, जिसे कई बार शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। अगली जो घटना है वो है गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना। गोविंद वल्लभ पंत का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इनकी नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान इसे कहते हैं। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, बल्कि मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चरल फील्ड में सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है वो यही है। यहाँ पर देखो आप एक बिंदु भी पाएंगे, क्या? इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यानी भारत की पहली ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी। यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो पंतनगर उत्तराखंड में वर्तमान में यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब ये बनी थी तो उस टाइम पर यूपी और उत्तराखंड एक ही हुआ करता था, है ना। तो जिस दशक में भाई सन 2000 में उत्तर प्रदेश से टूट करके उत्तराखंड एक अलग प्रांत बना, इससे पहले तो दोनों एक ही में थे ना। उसी जब ये दोनों एक साथ थे प्रांत, उस समय पर यानी 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसे याद रखिएगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, इस पर अभी हाल में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो इसको देखना बहुत जरूरी हो गया था। तो ये अधिनियम 1960 में पास हुआ था और ध्यान रखिएगा 2002 में फिर इसको संशोधित करना पड़ा, संशोधित किया गया इसको। क्यों बनाया गया था अधिनियम? सिंपल सी बात है कि पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए इसका
कानून जो है ना वो संसद में लाया गया था। रिमेंबर वन थिंग, जब से ये संशोधन जो है ना किया गया है वर्ष 2022 में, तब से लेकर के ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। स्थापना की बात करें तो स्थापना तो बगदाद में हुई थी, पर इसका हेडक्वार्टर जो है ना वियना में है। वियना मीन्स ऑस्ट्रिया में, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने देश हैं इसमें, तो सब मिलाकर के 12 देश इस संगठन में शामिल हैं। अच्छा, कार्य क्या इनका, क्यों ये संगठन बनाया गया, तो इनका जो एम था बनाने का, इनका मानना था कि उचित और स्थिर कीमतें हों, यानी फेयर और स्थिर कीमतें हों, कीमतों में जो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना हो, ये मानते हैं, इनका खुद का मानना है। उसके अलावा तेल की आपूर्ति के लिए नीतियां बनाना इस संगठन का मूल कार्य है। आप ध्यान से देखिए जरा, कुल मिलाकर के 12 कंट्री इसमें है जो कि पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करते हैं। पर अगर हम बात करें कि खरीदने वालों की संख्या कितनी है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड खरीदता ही है, परचेज करता है। तो आप में से कितने लोग ये अग्री करेंगे, एक मैंने यहाँ पर बिंदु डाला है, शुड देयर बी या पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंट्रीज ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, कि क्या एक ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो कि पेट्रोलियम खरीदने वाले देशों का संगठन हो, ठीक है। तो इस बात पर जरा अपना कमेंट या अपनी प्रतिक्रिया जो है ना वो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि क्या सोचते हैं, चूंकि जब बेचने वाले 12 कंट्री एक साथ में, तो खरीदने वाले अगर शेष जो कंट्री है ना वो तो सैकड़ों में संख्या है उनकी, अगर वो एक साथ बार्गेनिंग करेंगे तो शायद जो क्रूड ऑयल है ना उसके प्राइस कम हो सकते हैं मार्केट में। बताइएगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए कहते हैं इसे, इसके बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे होंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या है ये, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात कर लेते हैं कि ये कार्य क्या करती है, ठीक है। आईडीए का कार्य क्या है, आईडीए जो है ना विकासशील देशों को और जो बड़े उद्योग हैं इनको ऋण देने का कार्य करती है डेवलपिंग नेशंस में, ठीक है। आईडीए की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम लोग आज विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, एक समय पर था कि इसका नाम हुआ करता था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, पर वर्तमान में इसे विश्व बैंक कहते हैं। तो विश्व बैंक की एक शाखा के तौर पर काम करती है आईडीए, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की कुल मिलाकर 3 ब्रांचेज रही हैं, उनमें से एक वर्ल्ड बैंक स्वयं है, उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको हम लोग IMF कहते हैं, और तीसरी जो संस्था है वो स्वयं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो तीनों ये संस्थाएं जो है ना ये एक ही बॉडी की अलग अलग ब्रांचेस हैं, यानी आईडीए अलग है विश्व बैंक के अधीन, उसके अलावा मॉनेटरी फंड अलग है, उसके अलावा इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है वो अलग है। तो ये 3 संस्थाएं एक साथ कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीडी सेवा का आरंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी रेलवे ने पूछा था क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा। एसटीडी सेवा का आरंभ कब हुआ था, तो वर्ष 1960 में इसका आरंभ किया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी दिखा था, ये क्वेश्चन 2 तरह से पूछा गया था कि एसटीडी जो है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और कुछ डेटा एक्सटर्नल है जो आप याद रख सकते हैं कि एसटीडी सेवा जो है ना सबसे पहले कहाँ के बीच में शुरू करी गई थी, किन 2 स्थानों के बीच शुरू करी गई, तो कानपुर और लखनऊ के मध्य सेवा प्रारंभ की गई थी। एक और बिंदु है जो एग्जाम में आ चुका है कई बार, कि भारत में सबसे पहली बार टेलीफोन सेवा जो है ना वो कहाँ शुरू की गई थी, टेलीफोन की बात कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं, ठीक है। तो टेलीफोन सेवा जो है ना वो कलकत्ता शहर में स्टार्ट की गई थी वर्ष 1882 में। तो ये सारी की सारी घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। सब मिलाकर के 1960 में कुल मिलाकर के 8 घटनाएं ऐसी हैं जो एग्जाम में बार बार आती हैं। तो आपको आई थिंक ये घटनाएं समझ में आई होंगी, सारा डेटा क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसी तरह से रोज का रोज डेटा प्रिपेयर करते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपको टाइमलाइन जो है ना 2-2.5 महीने के अंतर्गत ये जो आज़ादी के बाद का देश निर्माण हुआ ना, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस ईयर में क्या घटना हुई थी, कौन सा संस्था जो है ना वो क्या कार्य करता है। तो बहुत डीप आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाएगा इस बारे में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।